तो कल हम लोग एक कहानी देखे थे। उस कहानी में हमने देखा था कि संघ और राज्य आपस में बैठ कर के प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते निर्धारित करते हैं और उसके पश्चात उन प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के लिए शपथ दिलाते हैं। इसके पश्चात राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा SC/ST वर्ग के व्यक्तियों को ATM बंटवाए जाते हैं, उनका वितरण किया जाता है। और इसके बाद केंद्र और राज्य आपस में बैठकर अपनी शक्तियों का विभाजन करते हैं और उन्हें अपनी अपनी भाषाओं में लेखबद्ध करते हैं, जिससे कि उन्हें किसी न्यायालय में चुनौती ना दी जा सके। लेकिन इससे नाराज होकर कुछ नेताओं ने अपना दल बदल कर लिया और उनमें से कुछ ने पंचायती राज संस्थाओं के और कुछ ने नगरीय निकायों के चुनाव लड़कर अपनी राजनीति को बनाए रखा, अपने अस्तित्व को बनाए रखा। ये कहानी आपके 12 अनुसूचियों के संदर्भ में है। यहाँ पर सबसे पहले आया संघ और राज्य। तो यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट शेड्यूल है ना, इसमें आता है आपका संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ राज्य एवं उसका राज्य क्षेत्र। दूसरा शब्द आया प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। तो दूसरी अनुसूची में सेकंड शेड्यूल में क्या है? प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, वेतन एवं भत्ते। इसके बाद अगला शब्द उसमें दिया गया है शपथ। तो थर्ड शेड्यूल तीसरी अनुसूची यहाँ पर प्रावधान करती है कि प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ के प्रारूप है ना, किस फॉर्मेट में किस प्रारूप में उन्हें शपथ दिलाई जाएगी, तो वो शपथ के प्रारूप अनुसूची 3 में दिए गए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन 3 संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ के प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं है, क्योंकि इनकी शपथ के प्रारूप इनकी नियुक्ति के प्रावधानों के साथ ही दिए गए। जैसे कि राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में दी गई है ना, तो जहां पर इनकी नियुक्ति संबंधी प्रावधान दिए गए हैं
वहीं पर इन तीनों की शपथ का प्रारूप भी दिया गया है। तो अनुसूची 3 में प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ के प्रारूप दिए गए हैं 3 लोगों को छोड़ करके। कौन कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद अगला शब्द उसमें आया है राज्यसभा के सदस्य, है ना। अगला शब्द आया है राज्यसभा के सदस्य। तो 4th शेड्यूल में दिया गया है राज्यसभा की सीटों का राज्यों को वितरण अर्थात जो राज्यसभा की सीटें हैं, हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा में कुल मिलाकर के अधिकतम 250 सीटें जो है तो हो सकती हैं, लेकिन वर्तमान में अभी 245 सीट जो है तो अस्तित्व में है। तो ये जो 245 सीट है उसमें से भी 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है 4थी अनुसूची में हमने क्या देखा? राज्यसभा की सीटों का राज्यों को वितरण, अर्थात राज्यसभा में किस राज्य से कितने सदस्य जाएंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या अभी वर्तमान में 245 है, जो कि अधिकतम 250 तक जा सकती है ना। इस 245 में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र से। शेष जो 233 सदस्य हैं वह राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से चुन करके आते हैं। जैसे हमारे मध्य प्रदेश से अगर हम देखें तो 11 राज्यसभा सदस्य चुन करके जाते हैं, है ना। छत्तीसगढ़ विभाजन के पूर्व ये राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16 थी। 5 सदस्य छत्तीसगढ़ चले गए, है ना। तो वर्तमान में 11 राज्यसभा सदस्य हमारे मध्य प्रदेश से चुन करके जाते हैं। तो इस प्रकार से यह 4थी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का वितरण दिया गया। अगला शब्द आपके कहानी में लिखा हुआ है SC ST, है ना। SC ST क्षेत्र। तो 5वीं अनुसूची है जो SC ST क्षेत्र हैं, है ना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातीय जो क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में विशेष प्रावधान। SC ST क्षेत्र के, है ना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में विशेष प्रावधान, है ना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में विशेष प्रावधान, उनके लिए कुछ अतिरिक्त सुविधाएं जो है तो यहाँ पर दी गई। अगला शब्द आपके पास लिखा हुआ है ATM। ATM अपन ने याद करने की दृष्टि से जो है तो लिखा था, इसमें थोड़ा सा हम लोग सुधार करेंगे, है ना। ATM के स्थान पर होगा AMTM, है ना। ATM हमने याद रखने की दृष्टि से उसको जो है तो लिखा था, है ना। इसको हम थोड़ा सा सुधार लेंगे तो क्या होगा? AMTM, है ना। AMTM। AMTM का मतलब है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। AMTM आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इन
4 राज्यों के प्रशासन के संबंध में, है ना, 6वीं अनुसूची में जो है प्रावधान किया गया है। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन के संबंध में, है ना, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन के संबंध में विशेष प्रावधान है ना, इन्हें जो है कुछ अतिरिक्त सुविधाएं जो है तो दी गई हैं। यहाँ पर जो है तो कुछ अतिरिक्त इनके लिए प्रावधान किए गए हैं, जिससे कि ये जो है तो यहाँ पर अपने क्षेत्रों में जो है तो सुचारू रूप से व्यवस्था कर सकें, सुचारू रूप से जो है तो प्रशासन को संचालित कर सकें। इसके संदर्भ में आपके जो है तो यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं 6वीं अनुसूची में। इसके बाद अगला शब्द है केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन, है ना। तो जो 7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल, है ना, जो 7th शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची है, उसमें केंद्र और राज्य के मध्य, केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो 7वीं अनुसूची है, इस 7वीं अनुसूची में, है ना, इस 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, है ना। 3 सूचियां जो है तो दी गई हैं, संघ सूची, यूनियन लिस्ट, है ना, दूसरी राज्य सूची, स्टेट लिस्ट और तीसरी समवर्ती सूची। कॉन्करेंट लिस्ट। संघ सूची में जो है 100 विषय रखे गए, है ना, 100 विषय रखे गए। राज्य सूची में 66 थे, है ना, जो कि अब घट करके 61 जो है तो बचे हुए, है ना। इन विषयों को जो है ना, राज्य सूची के इन विषयों को उठा करके समवर्ती सूची में जो है तो ले आए, समवर्ती सूची में जो है तो रख दिया गया है ना। और समवर्ती सूची में अभी वर्तमान में 52 सब्जेक्ट, है ना, 52 विषय है ना, पहले ये 47 थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियों में केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों को विभाजित किया गया है। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को है। संघ सूची के इन 100 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र के पास होगा। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को होगा और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य दोनों को होगा। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघ का होगा, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का होगा, समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का होगा। लेकिन यहां पर यदि स्थिति यह बनती है कि समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना देते हैं,
जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बना सकते हैं, है ना। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो मान लीजिए यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों के द्वारा कानून बनाया गया है, तो ऐसी स्थिति में किसका कानून लागू होगा? तो दोनों के कानून लागू होंगे। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों ने कानून बनाए हैं, तो किसका कानून लागू होगा? तो दोनों के कानून लागू होंगे, जब तक कि एक दूसरे में विरोध वाली स्थिति निर्मित ना हो, जब तक कि जो है तो विरोधाभास वाली स्थिति निर्मित ना हो। विरोध की स्थिति में जब दोनों के बीच में जो है विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो, उस दशा में केंद्र का कानून प्रभावी होगा, केंद्र का कानून लागू होगा। लेकिन जब तक दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र एवं राज्य दोनों के ही कानून लागू होंगे और विरोध की स्थिति में केंद्र का कानून लागू होगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी है जहां पर विरोध की स्थिति में भी राज्य का कानून लागू होता है, ना कि केंद्र का। वह स्थिति क्या है? तो जब केंद्र ने समवर्ती सूची के किसी विषय पर पहले से कानून बना दिया, जहां पर केंद्र के द्वारा समवर्ती सूची के किसी विषय पर पहले से कानून बना दिया गया है और उसके बाद किसी राज्य के द्वारा उसी विषय पर कानून बनाया जा रहा है और राज्य कानून बनाते समय अपने राज्य विधानमंडल से उसे विधानसभा से पास कराने के पश्चात, और यदि विधान परिषद है तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों से पास कराने के पश्चात जब राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजता है, तो राज्यपाल यदि उस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित रख लेता है, ये संविधान में व्यवस्था की गई है कि यदि राज्यपाल चाहे तो किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित कर सकता है। तो यदि राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित कर लेता है, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रिजर्व कर लेता है, तो अब वह विधेयक कानून तब बन पाएगा जबकि उस पर राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाएगी। तो वह विधेयक अब राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जाएगा और राष्ट्रपति की अनुमति मतलब केंद्रीय सरकार की या केंद्रीय, यह तो कहना चाहिए कि मंत्री परिषद की सहमति होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, है ना, कि सेक्शन आर्टिकल 74, है ना, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति अपनी समस्त कार्यपालकीय शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह अनुसार करेगा, जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री होगा, है ना। तो यहाँ पर, है ना, जो राष्ट्रपति है वह मंत्री परिषद से परामर्श करता है ना, उसके पश्चात जो है तो उस विधेयक पर अनुमति देगा। तो यहाँ पर राष्ट्रपति को पता है कि इस विषय पर ऑलरेडी पहले से केंद्र का कानून बना हुआ है और ये उसी विषय पर राज्य का कानून आया है जिस पर जो है तो राष्ट्रपति की अनुमति मांगी गई है। तो वह जो है तो उसका अध्ययन करेगा तो उसे पता चल जाएगा राष्ट्रपति को कि केंद्र के कानून में और इसमें विरोधाभास वाली स्थिति है। तो वहां पर राष्ट्रपति चाहे तो अनुमति ना दे, लेकिन यदि राष्ट्रपति के द्वारा वहां पर ऐसे विधेयक पर अनुमति दे दी जाती है, यदि
राष्ट्रपति के द्वारा ऐसे विधेयक पर अनुमति दे दी जाती है, तो अब ऐसी स्थिति में केंद्र का और राज्य का दोनों का ही कानून जो है तो कहना चाहिए कि अब लागू हो गया। और अब यदि दोनों में कोई विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है तो पर्टिकुलर उस राज्य में जिस राज्य ने अपने विधेयक को बनाते समय राष्ट्रपति की अनुमति ली है, उस राज्य में विरोध की स्थिति में राज्य का कानून लागू होगा, ना कि केंद्र का। और यदि राष्ट्रपति की अनुमति नहीं ली है तो सामान्य सिद्धांत यह है कि समवर्ती सूची के किसी विषय पर यदि केंद्र और राज्य दोनों ने कानून बनाए हैं तो दोनों के लागू होंगे। विरोधाभास की स्थिति में केंद्र का कानून प्रभावी होगा, केंद्र का कानून लागू होगा। तो ये हमें जो है तो यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद 8वीं अनुसूची देखते हैं, है ना। आगे जो है तो लिखा होगा भाषाएं, है ना, अपनी अपनी भाषाओं में लेखबद्ध किया, ऐसा अपनी कहानी में लिखा हुआ। तो 8th शेड्यूल, है ना, 8वीं अनुसूची जो है ये भाषाओं के बारे में बात करती है ना। तो 22 राजभाषाओं का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। 22 भाषाएं जो है तो यहाँ पर दी गई हैं, है ना, जो कि यहाँ पर 22 भाषाएं दी गई हैं, है ना। उन 22 भाषाओं में अगर हम देखें तो जो मूल संविधान हमारा लागू हुआ था, उस मूल संविधान में आपके 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में आपकी 14 भाषाएं थी और उसके पश्चात 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई, है ना। 1992 में 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? आपकी जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, है ना। यहाँ पर इसको याद रखने की दृष्टि से हम लोग नमक का इस्तेमाल करते हैं। नमक, है ना। नमक मतलब ना से नेपाली, ना से नेपाली, है ना। माँ से मणिपुरी, माँ से मणिपुरी, है ना। और का से कोंकणी, का से कोंकणी। तो इस प्रकार से ये 3 भाषाएं हमने 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसमें जो है तो जोड़ी। ठीक, इसके बाद 4 भाषाएं आपकी जो है 2003-04 में जो है तो जोड़ी गई। मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, है ना। 2003-04 में 2003-04 में जो है 4 भाषाएं जोड़ी गई, है ना। MSBD अर्थात मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, MSBD। याद करने की दृष्टि से इसको हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? MSBD, है ना। यहाँ पर MSBD मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी। और एक और भाषा सिंधी 1967, है ना। 1967, है ना, सिंधी। तो इस प्रकार से ये जो है कुल मिलाकर के 22 भाषाएं राजभाषा के रूप में यह तो अस्तित्व में है, जो कि अनुसूची 8 के अंतर्गत दी गई है। तो इस प्रकार से
ये 8 अनुसूचियां मूल संविधान में अस्तित्व में थीं। इन 8 अनुसूचियों के बाद वर्तमान में अगर हम देखें तो 12 अनुसूचियां हैं, है ना। तो 8 के बाद जो बाकी की 4 अनुसूचियां हैं वो अलग अलग समय पर संशोधनों के माध्यम से जोड़ी गई।